नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डबल स्टार सीरीज चला था, जहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो उसी का ये सेट थ्री का है, सेट थ्री है और सेट थ्री का ये तीसरा पार्ट है। तो हम ज़्यादा नहीं, 15 से 10-15 क्वेश्चन ही लेते हैं, जैसे में आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। और इसमें हम करेंट अफेयर छोड़ेंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को भी छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा। आते हैं 31 नंबर सवाल की ओर। और 31 से पहले जो भी है वो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, पार्ट बाई पार्ट करके। दोस्तों 31 नंबर कहता है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में समा विभाजन की घटना को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना को विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग विबग्योर है। श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग विबग्योर है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिएगा, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और अपवर्तनांक दोस्तों सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है एवं अपवर्तनांक सबसे कम होता है। एक बार फिर देखिएगा, कहता है दोस्तों कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे कहता है दोस्तों कि प्रिज्म पर आपतित किरण अपवर्तन के कारण आधार की ओर झुककर बाहर निर्गत होती है। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य में जो कोण बनता है वो विचलन कोण कहलाता है। कहता है प्रिज्म पर आपतित किरण अपवर्तन के कारण आधार की ओर झुककर बाहर निर्गत होती है। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है ना, वही विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विचलन विचलन कोण का जो मान है ना दोस्तों, कई कारणों पर निर्भर करता है। देखिएगा, विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है और आपतन कोण पर निर्भर करता है। दोस्तों विचलन कोण का मान जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, प्रिज्म के कोण पर और आपतन कोण पर निर्भर करता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका देखिए करेंट अफेयर है, सो इसको छोड़ देते हैं। करंट अफेयर रीजनिंग को छोड़ेंगे। चलिए ये सही है, 35 नंबर क्वेश्चन सही है। रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर हम छोड़ते चलेंगे। दोस्तों क्या कहता है सो देखिएगा, 35 नंबर कहता है कि राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र में सबसे पुरानी चट्टान स्थित है। राजगीर और जो मुंगेर का क्षेत्र है ना, वहाँ पर सबसे पुरानी चट्टानें स्थित है। बिहार की भूगर्भिक संरचना में प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों कहता है कि बिहार की भूगर्भिक संरचना में प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ काल तक की चट्टानें पाई जाती है। दक्षिणी पठारी भाग संरचनात्मक दृष्टि से बिहार की सबसे प्राचीनतम संरचना तथा उत्तर भाग में विस्तृत नवीन जलोढ़ मैदान बिहार में नवीनतम संरचना है। इसको ध्यान से देखिएगा क्या कहता है दोस्तों, एक बार फिर से कहता है कि सबसे पहले देखिए, राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र जो है उसमें सबसे पुरानी चट्टान स्थित होता है। बिहार की भूगर्भिक संरचना में प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है। दक्षिणी पठारी भाग दोस्तों, दक्षिणी पठारी भाग संरचनात्मक दृष्टि से बिहार की सबसे प्राचीनतम संरचना तथा उत्तरी भाग में विस्तृत नवीन जलोढ़ मैदान बिहार की सबसे नवीनतम संरचना मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है कि रोहतास एवं कैमूर में विंध्यन चट्टान पाई जाती है। रोहतास एवं कैमूर में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। रोहतास एवं कैमूर में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो रोहतास और कैमूर में विंध्यन चट्टान है, ठीक है, और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का लगभग 95% पायराइट इसी क्षेत्र में पाया जाता है, रोहतास और कैमूर में। ठीक है, तो रोहतास और कैमूर में दोस्तों भारत का लगभग 95% जो पाइराइट है वह पाया जाता है। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र, पश्चिमी चंपारण आता है। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र, जिसको पश्चिमी चंपारण के आसपास का क्षेत्र बोलते हैं, में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है।
हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र जो है ना दोस्तों, हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला, पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र, वहाँ पर टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है, जिसका निर्माण काल मायोसिन से प्लिस्टोसिन तक है, जिसका निर्माण काल मायोसिन से प्लिस्टोसिन तक का है। आगे चलिए, आगे होता है दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ी, जो है दोस्तों इसी का भाग है। सोमेश्वर पहाड़ी इसी का भाग है तथा यहाँ खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। सोमेश्वर पहाड़ी इसी का भाग है, खनिज तेल का भंडार पाया जाता है। पटना एवं वैशाली, गंगा का मैदान, पटना एवं वैशाली में क्वाटरी चट्टानें पाई जाती है। पटना एवं वैशाली में क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती है। पटना वैशाली में क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती है। यह चट्टान बिहार के सर्वाधिक भागों में विस्तृत है। ठीक है, चलिए आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। एआई तैयारी सूचकांक, एआई तैयारी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एआई तैयारी सूचकांक आईएमएफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए आईएमएफ जो है क्या क्या चीज़ प्रकाशित करता है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय अनुश्रवण सब करता है। तो विश्व आर्थिक परिदृश्य कौन जारी करता है, आईएमएफ। वैश्विक वित्तीय स्थिति आईएमएफ करता है, और राजकीय अनुश्रवण जो है ये भी आईएमएफ जारी करता है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित, विश्व बैंक क्या क्या चीज जारी करता है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक। व्यापार सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। विश्व विकास रिपोर्ट भी दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट भी विश्व बैंक जारी करता है। विश्व विकास रिपोर्ट भी विश्व बैंक जारी करता है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट भी विश्व बैंक जारी करता है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। अच्छा, कमोडिटी मार्केट आउटलुक भी जो है विश्व बैंक जारी करता है। कमोडिटी मार्केट आउटलुक भी विश्व बैंक जारी करता है। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट यह भी विश्व बैंक जारी करता है दोस्तों। और आपसे कहते विश्व विकास संकेतन भी विश्व बैंक जारी करता है। विश्व विकास संकेतन भी विश्व बैंक जारी करता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक भी विश्व बैंक जारी करता है। और बी रेडी इंडेक्स, बी बी रेडी इंडेक्स भी दोस्तों विश्व बैंक जारी करता है। अंकडाट क्या क्या जारी करता है, देखिए अंकडाट जो है दोस्तों यह व्यापार एवं विकास रिपोर्ट अंकडाट जारी करता है। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट अंकडाट जारी करेगा। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट अंकडाट जारी करेगा। व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा अंकडाट जारी करेगा। व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा यह भी अंकटाड ही जारी करेगा। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड जारी करेगा। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड जारी करेगा। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट अंकटाड जारी करेगा। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट अंकटाड जारी करेगा। देखिए विश्व आर्थिक मंच क्या क्या रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच है ना, ये क्या क्या प्रकाशित करता है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करेगा। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट भी विश्व आर्थिक मंच जारी करेगा। समावेशी विकास सूचकांक यह भी विश्व आर्थिक मंच जारी करेगा। समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करेगा। समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करेगा। विश्व लैंगिक अंतराल यह भी विश्व आर्थिक मंच जारी करेगा। विश्व लैंगिक अनुपात भी विश्व आर्थिक मंच जारी करेगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी जो है दोस्तों जब विश्व बैंक जारी करेगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी विश्व बैंक जारी करेगा। ओपेक द्वारा विश्व तेल परिदृश्य रिपोर्ट जारी होता है। विश्व तेल परिदृश्य रिपोर्ट ओपेक जारी करेगा। विश्व तेल परिदृश्य रिपोर्ट ओपेक जारी करेगा। अच्छा, FAO द्वारा प्रकाशित क्या क्या होता है, FAO कृषि उत्पादन बाजार स्थिति रिपोर्ट FAO जारी करेगा। कृषि उत्पादन बाजार स्थिति रिपोर्ट FAO जारी करेगा। कृषि उत्पादन बाजार स्थिति रिपोर्ट FAO जारी करेगा। खाद्य एवं कृषि स्थिरता रिपोर्ट FAO जारी करेगा। खाद्य एवं कृषि स्थिरता रिपोर्ट FAO जारी करेगा। खाद्य एवं कृषि स्थिरता रिपोर्ट FAO जारी करेगा। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट FAO जारी करेगा। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट FAO जारी करेगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। WTO देखिए क्या करेगा, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा WTO, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा दोस्तों WTO जारी करता है। विश्व व्यापार रिपोर्ट भी WTO, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा WTO जारी करेगा। विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा WTO, विश्व व्यापार रिपोर्ट भी WTO जारी करेगा।
अच्छा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर कौन कौन चीज जारी करेगा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, या देखिए विश्व प्रेस है तो उसका विदाउट बॉर्डर क्यों रहता है, एक तरह से देखिए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स जो है ये जारी करेगा, रिपोर्ट्स विदाउट विद बॉर्डर। देखिए यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जो है ना यूएनडीपी जारी करेगा, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। वैश्विक धन शोधन एवं आतंकी वित्त पोषण एफएटीएफ जारी करता है। वैश्विक धन शोधन एवं आतंकी वित्त पोषण का खतरा मूल्यांकन एफएटीएफ जारी करता है। वैश्विक धन संशोधन एवं आतंकी वित्त पोषण खतरा मूल्यांकन एफएटीएफ जारी करता है। वैश्विक धन संशोधन एवं आतंकी वित्त पोषण खतरा मूल्यांकन एफएटीएफ जारी करता है, तो याद रखिएगा। आइए क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, देखिए विश्व ऊर्जा परिदृश्य जो जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व ऊर्जा परिदृश्य जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व ऊर्जा परिदृश्य जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा औद्योगिक विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो कहता है कि देखिए समझिएगा, औद्योगिक विकास रिपोर्ट कौन जारी करेगा? औद्योगिक विकास रिपोर्ट जारी करेगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो औद्योगिक विकास रिपोर्ट जारी करेगा कौन? ठीक है, औद्योगिक विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास के तहत। अच्छा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा क्या क्या होता है? विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा क्या क्या होता है? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है क्या कहता है रिपोर्ट के बारे में, कहेगा दोस्तों कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक जारी करेगा हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक जारी करेगा हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक जारी करेगा हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। एशिया पावर सूचकांक जारी करेगा लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। एशिया पावर सूचकांक दोस्तों, एशिया पावर सूचकांक, एशिया पावर सूचकांक जारी करेगा लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। एशिया पावर सूचकांक जारी करेगा लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। एशिया पावर सूचकांक जारी करेगा लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक जारी करेगा ग्लोबल फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक जारी करेगा ग्लोबल फायर पावर। अच्छा, जलवायु जोखिम सूचकांक और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जर्मन वॉच जारी करेगा। जलवायु जोखिम सूचकांक और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच करेगा। जलवायु जोखिम सूचकांक और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी जर्मन वॉच। तो दोस्तों जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच तो करता ही है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी जर्मन वॉच करता है। अच्छा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन करेगा जारी? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करेगा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करेगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, कहता है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो जारी करेगा स्टार्टअप ब्लिंक। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जारी करेगा स्टार्टअप ब्लिंक। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जारी करेगा स्टार्टअप ब्लिंक। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जारी करेगा स्टार्टअप ब्लिंक। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक आईएमडी करेगा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक आईएमडी, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी करेगा आईएमडी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट,
विश्व वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। दोस्तों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी करेगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। चलिए अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करेगा? तो ये करेगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करेगा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड थुंगर हिंस। एक बार फिर से देखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल थुंगर हिल्स। अच्छा, वैश्विक सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है दोस्तों, वैश्विक सतत विकास जारी करेगा सतत विकास समाधान नेटवर्क। वैश्विक सतत विकास जारी करेगा सतत विकास समाधान नेटवर्क। विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करेगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। विश्व खुशहाली सूचकांक कौन जारी करेगा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। विश्व खुशहाली सूचकांक कौन जारी करेगा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। विश्व खुशहाली सूचकांक कौन जारी करेगा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अच्छा, 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा इसको हमको बड़ा करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न कहता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति पर के सिफारिश पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर। अच्छा, इसकी स्थापना 1964 में होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना दोस्तों, यह केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। यह बहुउद्देशीय निकाय है जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष और अधिकतम 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह क्या है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संघ सरकार की एक प्रमुख संस्था है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है अध्यक्ष, और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त के सदस्य शामिल होते हैं। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होती है। कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन चयन समिति के सिफारिश पर करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री सदस्य तथा लोकसभा के विपक्ष के नेता भी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का दोस्तों देखेंगे, इसमें क्या क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा इसका चयन होता है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं चयन समिति की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री अध्यक्ष गृह मंत्री सदस्य के रूप में रहते हैं, और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी सदस्य के रूप में रहते हैं। इसके पास दीवानी न्यायालय जैसे सभी शक्तियां होती है। सीवीसी जिसको बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब आयुक्त, इसके पास दीवानी न्यायालय जैसी सभी शक्तियां होती है। दीवानी न्यायालय जैसी शक्ति, चरित्र भी न्यायिक होता है। ठीक है, आगे चलिए। कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना होता है। ये अपना जो जो भी रिपोर्ट है ना, राष्ट्रपति को देता है। अब देखिए, स्वर्ण सिंह समिति हुआ था 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश के लिए स्वर्ण सिंह समिति आया था। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश के लिए स्वर्ण सिंह समिति आया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को संवैधानिक भाग में 4 के क में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग के 4 के ए में जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति 1976 में आई थी। अब आइए, रघुराम राजन समिति 2007 में आया। रघुराम राजन समिति 2007, भारत में वित्तीय क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों का प्रस्ताव देना। भारत में वित्तीय क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों का प्रस्ताव देना था। ठीक है, यह भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 में। भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, इसकी अध्यक्षता किए थे मोरारजी देसाई। भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में अध्यक्षता किए थे मोरारजी देसाई। इसका उद्देश्य था देश की प्रशासनिक जांच करना तथा प्रशासन और पुनर्गठन की सिफारिश करना। इसका उद्देश्य था देश की प्रशासनिक जांच करना और प्रशासन के पुनर्गठन सुधार के हेतु सिफारिश देना। देखिए, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में आया। अध्यक्ष वीरप्पा मोइली।
दूसरा प्रशासनिक, अच्छा रुकिए तो, ये पहला है क्या? अच्छा, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग वही है, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग है दोस्तों, 1966 में मोरारजी देसाई के समय आया था ना। दूसरा प्रशासनिक आयोग दोस्तों 2005 में आया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में हुआ था, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। उद्देश्य था भारतीय लोक प्रशासन में सुधार और पुनर्गठन के लिए विस्तृत शाखा तैयार करना, बेहतरीन नीतियों को कार्यान्वयन करने में मदद करना। ठीक है, आइए 38 नंबर क्वेश्चन है। कहता है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में एडिरोडैक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरता है। हडसन नदी अमेरिका के, हडसन नदी जो है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोडैक एडिरोडैक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन नदी अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोडैक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन नदी की लंबाई 507 किलोमीटर है। हडसन नदी की लंबाई 507 किलोमीटर है। यह नदी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर से दक्षिण तक बहती है। हडसन नदी जो है लंबाई 507 किलोमीटर है। हडसन नदी जो है ना अमेरिका में उत्तर से दक्षिण बहती है। हडसन नदी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण बहती है। कहता है कि इस नदी का नाम 1609 में इस नदी की खोज करने वाले हेनरी हडसन के नाम पर रखा गया। दोस्तों हडसन नदी का जो नाम है ना, 1609 में हेनरी हडसन ने हडसन नदी को खोजा था। हेनरी हडसन ने हडसन नदी को 1609 में खोजा, उन्हीं के नाम पर रखा गया। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है और इसे द बिग एप्पल भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है और इसे द बिग एप्पल भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है और इसे द बिग एप्पल भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह संघाई बंदरगाह है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह संघाई बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा एवं व्यस्त बंदरगाह संघाई बंदरगाह है। देखिए क्या कहता है, क्लोरेडो नदी क्लोरेडो नदी रॉकी पर्वत से निकलकर क्लोरेडो पठार से बहते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों क्लोरेडो नदी जो है ना, रॉकी पर्वत से निकलकर क्लोरेडो पठार से बहते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। क्लोरेडो नदी रॉकी पर्वत से निकलकर क्लोरेडो पठार से बहते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। क्लोरेडो नदी रॉकी पर्वत से निकलकर क्लोरेडो पठार से बहते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई क्लोरेडो नदी की लंबाई 2330 किलोमीटर है। क्लोरेडो नदी की लंबाई 2330 किलोमीटर है। इस नदी पर हूवर बांध तथा पार्कर बांध स्थित है। क्लोरेडो नदी पर हूवर बांध तथा पार्कर बांध स्थित है। क्लोरेडो नदी पर हूवर बांध तथा पार्कर बांध स्थित है। क्लोरेडो नदी पर हूवर बांध तथा पार्कर बांध स्थित है। क्लोरेडो नदी पर हूवर बांध तथा पार्कर बांध है। ठीक है, तो हूवर बांध और पार्कर बांध कहाँ है? तो क्लोरेडो नदी पर। अमेरिका का प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन को क्लोरेडो नदी के अपनी धारा से बनाया है। अमेरिका का प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन है को क्लोरेडो नदी ने अपनी धारा से बनाया है। अमेरिका का प्रसिद्ध है ग्रैंड कैनियन, उसको क्लोरेडो नदी बनाया है। यह नदी अमेरिका के 5 राज्य से होकर बहती है। यह नदी अमेरिका के 5 राज्य से होकर बहती है। यह नदी अमेरिका के 5 राज्य से होकर बहती है। कोलोराडो, यूटा, एरिजोना, नेवादा, कैलिफोर्निया। जो दोस्तों यह नदी जो है ना 5 राज्यों से होकर बहती है, कोलोराडो, यूटा, एरिजोना, नेवादा, कैलिफोर्निया। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलकर दक्षिण में बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी जो है ना इटास्का झील से निकलकर दक्षिण में बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलकर मिसिसिपी इटास्का झील से निकलकर दक्षिण में बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलकर दक्षिण में बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी की लंबाई 3766 किलोमीटर है। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलकर दक्षिण में बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और मिसिसिपी नदी की लंबाई है दोस्तों 3766 किलोमीटर। तो कहा था मिसिसिपी इटास्का झील से निकलकर दक्षिण में बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, मिसौरी नदी इसका सहायक नदी है। मिसिसिपी की सहायक नदी मिसौरी है। मिसिसिपी नदी की सहायक नदी मिसौरी है। कहता है अमेजन अपवाह क्षेत्र एवं जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन अपवाह क्षेत्र जल आयतन की दृष्टि से
विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन अपवाह क्षेत्र जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी, जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन जो है एंडीज पर्वत से निकलती है। अमेजन एंडीज पर्वत से निकलती है। अमेजन एंडीज पर्वत से निकलती है और 6400 किलोमीटर लंबी है। एंडीज एंडीज पर्वत से निकलती है, 6400 किलोमीटर लंबी है। यह ब्राजील को पार कर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये जो है ना अमेजन नदी, वो देखिए अमेजन नदी के बारे में क्या कहता है कि एंडीज पर्वत से निकलता है, 6400 किलोमीटर लंबा है, ब्राजील को पार करके अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। ब्राजील को पार करके अटलांटिक महासागर में गिरता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह विक्टोरिया झील से निकलकर, दोस्तों यह क्या कहता है, इसको थोड़ा ऊपर करके देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, याद रखिए। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। अच्छा, उत्तर अफ्रीका से होकर, अफ्रीका उत्तर पूर्वी अफ्रीका होते भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। नील नदी पर इथियोपिया द्वारा ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण किया गया है। नील नदी पर इथियोपिया द्वारा, नील नदी पर इथियोपिया के द्वारा ग्रैंड रेनेसा डैम बनाया गया है। नील नदी पर इथियोपिया द्वारा ग्रैंड रेनेसा डैम बनाया गया है। आगे चलिए दोस्तों, क्या कहता है, मॉन्ट्रियल शहर जो है वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। लंदन थेम्स नदी किनारे है। लंदन थेम्स नदी किनारे है। पेरिस सीन नदी किनारे है। पेरिस सीन नदी किनारे है। पेरिस सीन नदी किनारे है। काहिरा नील नदी किनारे है। काहिरा नील नदी किनारे के बगदाद टिग्रिस नदी किनारे है। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। बगदाद टिग्रिस न मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी किनारे है। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी किनारे। लंदन थेम्स नदी किनारे है। लंदन थेम्स नदी किनारे। लंदन थेम्स नदी किनारे है। पेरिस सीन नदी किनारे है। पेरिस सीन नदी किनारे। काहिरा नील नदी किनारे। काहिरा नील नदी किनारे। बगदाद टिग्रिस नदी किनारे। बगदाद टिग्रिस नदी किनारे। देखिए मॉन्ट्रियल कनाडा में है, शहर है। मॉन्ट्रियल जो है ना कनाडा का शहर, लंदन इंग्लैंड का है, पेरिस फ्रांस का शहर है, काहिरा मिस्र का है और बगदाद इराक का है। दोस्तों इसको याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौजवान सभा में चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं थे। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में हुआ। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में हुआ। नौजवान सभा की स्थापना 1926 पंजाब में हुआ था। इसके संस्थापक भगत सिंह, यशपाल और छबीलदास था। नौजवान सभा की स्थापना सबसे पहले कहिया हुआ था? 1926 में और पंजाब में हुआ था। कौन कौन संस्थापक थे? भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास। संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास। नौजवान सभा का उद्देश्य मजदूरों तथा किसानों को संगठित करना था। नौजवान सभा का उद्देश्य था मजदूर और किसान को एक साथ करना। नौजवान सभा का उद्देश्य था मजदूर और किसानों को संगठित करना था। ठीक है। कहते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 में किया। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 में किया। को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किया था। अच्छा, 10 सितंबर 1928 को किया, लेकिन कहाँ? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किया था। इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया। कब किया? 10 मई 1928 को। और कहाँ किया? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किया। चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद तथा यशपाल ने 23 सितंबर 1929 को, चंद्रशेखर आजाद तथा यशपाल ने 23 सितंबर 1929 को, चंद्रशेखर आजाद और यशपाल ने 23 सितंबर 1929 को वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन इरविन बच गया। चंद्रशेखर आजाद और यशपाल ने 23 सितंबर 1929 को वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाया, लेकिन योजना असफल रहा, इरविन बच गया। कहता है कि भगत सिंह के पुस्तक का नाम मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ कौन लिखा है? भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह लिखा है। मेरी जेल डायरी, भगत सिंह लिखा है। मेरी जेल डायरी, भगत सिंह लिखे हैं। मेरी जेल डायरी, भगत सिंह लिखे हैं। भारत में क्रांति की आवश्यकता,
भगत सिंह लिखे हैं। भारत में क्रांति की आवश्यकता, भगत सिंह लिखे हैं। भारत में क्रांति की आवश्यकता, भगत सिंह लिखे हैं। विद्रोही भी भगत सिंह लिखे हैं, विद्रोही भगत सिंह लिखे हैं, विद्रोही भगत सिंह लिखा है, विद्रोही भगत सिंह लिखे हैं। द जेल नोटबुक भगत सिंह लिखे हैं, द जेल नोटबुक भगत सिंह लिखे हैं, द जेल नोटबुक भगत सिंह लिखे हैं, द जेल नोटबुक भगत सिंह लिखे हैं। अदर राइटिंग एंड अदर राइटिंग, अच्छा द जेल नोटबुक, अच्छा नहीं नहीं, द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग, द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग भगत सिंह लिखे हैं, द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग भगत सिंह लिखे हैं। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल से भगत सिंह, सुखदेव तथा गुरु राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र, देखिएगा 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण केस देखिए क्या क्या है। पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 में, पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 में, पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 में। ठीक है, पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 में। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में, कानपुर षड्यंत्र केस दोस्तों 1924 में, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में। मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33 में, मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33, मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33, मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। एक बार फिर से देखिएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। आइए 40 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्युगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। वो थे भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड। देखिएगा ऊपर करते हैं, कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे, सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे, सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। आगे देखिए क्या है, इसको याद रखिएगा। संगम सभ्यता की जो है ना कहाँ कहाँ तक फैला था, तो उत्तरी सीमा जो था ना वो मांडा जो जम्मू कश्मीर में था। सैंधव सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में, सैंधव सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में, सैंधव सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, सैंधव सभ्यता का दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में, सैंधव सभ्यता का दक्षिणी सीमा दोस्तों दायमाबाद महाराष्ट्र में, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी दायमाबाद महाराष्ट्र। सैंधव सभ्यता का दक्षिणी दायमाबाद महाराष्ट्र, सैंधव सभ्यता का दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र और उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। सैंधव सभ्यता का पश्चिमी भाग बलूचिस्तान सुत्का गेंडोर में पड़ता है। सैंधव सभ्यता का पश्चिमी जो भाग सीमा था ना वो बलूचिस्तान सुत्का गेंडोर, सैंधव सभ्यता का पश्चिमी भाग बलूचिस्तान सुत्का गेंडोर था, वो बलूचिस्तान में पड़ता है। कहता है कि सैंधव सभ्यता का पश्चिमी जो सीमा था दोस्तों सुत्का गेंडोर था, पश्चिमी सीमा सुत्का गेंडोर जो कहाँ पड़ता था बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा दोस्तों सुत्का गेंडोर था बलूचिस्तान में। अच्छा, आप पूर्वी सीमा दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो याद दोस्तों हो रहा होगा। आइए अगला, जातिगत जनगणना एक बार देख लीजिए। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 1923 को हुआ है। बिहार में जातिगत जनगणना जो हुआ दोस्तों 7 जनवरी 2023 में, 7 जनवरी 2023 में। द्वितीय चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को, द्वितीय चरण की शुरुआत जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को, द्वितीय चरण की 1 अप्रैल 2023 को। जातीय जनगणना की शुरुआत नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में 1 लिखकर किया था। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में 01 लिखकर किया था। जातीय जनगणना करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट
को सौंपा गया था। कहता है जातीय जनगणना कराने का जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपा गया था। जातीय जनगणना से संबंधित डेटा बिजागा मोबाइल ऐप जातीय जनगणना से संबंधित डेटा बिजागा मोबाइल ऐप या पोर्टल पर डिजिटली एकत्रित किया गया है, बिजागा मोबाइल ऐप पर। ठीक है, चलिए जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 953 है। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 953 है। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 953 है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी किया। 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी किया। संसदीय कार्य मंत्री ने इस रिपोर्ट को 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में पेश किया। ठीक है, तो कहता है कि संसदीय कार्य मंत्री ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में पेश किया था। चलिए दोस्तों, ये हटाइए, इसको नहीं पढ़ेंगे, पुरस्कार है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, इसको देखेंगे थोड़ा सा, करेंट अफेयर था तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ब्रोमीन अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में मिलता है। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, पारा एक सामान्य असामान्य धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। पारा एक असामान्य धातु है। देखिए ब्रोमीन एक के लास्ट, ब्रोमीन वन एंड ओनली एक ही एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था मिलता है। यह अधातु है, लेकिन पारा क्या ना असामान्य धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। तो अधातु कहेगा तो ब्रोमीन और धातु कहेगा तो पारा। आगे देखिए, कमरे के ताप से ऊपर के ताप को फ्रांसियम, गैलियम, सीजियम और रुबिडियम तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप से ऊपर के ताप पर कमरे के ताप से ऊपर के ताप पर फ्रांसियम, गैलियम, सीजियम और रुबिडियम तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। देखिएगा, कमरे के ताप से ऊपर के ताप पर फ्रांसियम, गैलियम, सीजियम और रुबिडियम तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन है? फ्रांसियम, गैलियम, सीजियम और रुबिडियम जो तत्व है दोस्तों, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कुल 6 तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कुल 6 तत्व जो है ना द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आप जानते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इंसुलिन पैनक्रियाज माने अग्नाशय, इंसुलिन पैनक्रियाज में स्रावित होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज में स्रावित होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज में स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन अग्नाशय की एंडोक्राइन ऊतक से स्रावित होने वाला हार्मोन है। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन, समझिएगा, इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन अग्नाशय की इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन अग्नाशय की एंडोक्राइन ऊतक से स्रावित होता है। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन अग्नाशय की एंडोक्राइन ऊतक से स्रावित होता है। इंसुलिन एंडोक्राइन ऊतक की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन एंडोक्राइन ऊतक की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन एंडोक्राइन ऊतक की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन एंडोक्राइन ऊतक की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला हार्मोन है। चलिए अगला है, ग्लूकागॉन अग्नाशय की अल्फा कोशिका से स्रावित होता है। ग्लूकागॉन अग्नाशय की अल्फा कोशिका से स्रावित होता है। ग्लूकागॉन अग्नाशय की अल्फा कोशिका से स्रावित होता है। ग्लूकागॉन अग्नाशय की अल्फा कोशिका से स्रावित होता है। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन का कार्य क्या होता है? अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन के कार्य देखिए, इंसुलिन रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। इंसुलिन क्या है? रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। इंसुलिन रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। ग्लूकॉन रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाता है। ग्लूकेगॉन रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाता है। ग्लूकेगॉन रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाता है। सोमेटोस्टेन इंसुलिन और ग्लूकॉन दोनों को स्राव को रोकता है। क्या कहता है? कहता है कि सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन। सोमेटोस्टेटिन क्या है? इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन दोनों के स्राव को रोकता है। सोमेटोस्टेटिन क्या है? स्टेटिन इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन दोनों स्राव को रोकता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं।
ये आप जानते हैं दोस्तों। आगे देखिए लास्ट है, इंग्लिश का दिया है। हाँ, देख लीजिए क्या कहता है। ड्रीरी, ड्रीरी मतलब नीरस होता है। अच्छा, डिंगी मतलब धुंधला, स्टेराइल निर्जीव, और प्योर माने शुद्ध। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए ताकि हम क्वेश्चन बैंक भी लाएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।